किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे एक भेंट वार्ता तय। और ये जो भेंट वार्ता है, ये इसका विषय हमने लिया है नैनो यूरिया। कि वही नैनो यूरिया है कि किस तरह किसान भाइयों ने नैनो यूरिया खेत में इस्तेमाल करना है और नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने के लाभ के हैं। तो नैनो यूरिया इस विषय पर भेंट वार्ता हमने करी है डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से। आप सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं इफ़को कुरुक्षेत्र में। और इनसे जो बातचीत हुई है वो सुनाओ भैया ने सुनाया भेंट वार्ता। आज हम बातचीत कर रहे हैं नैनो यूरिया पे, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रवीण कुमार जी को। आप सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं इफ़को कुरुक्षेत्र में। आपका सर कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। प्रवीण जी, नैनो यूरिया ये है क्या सर? देखिए, हमारी जो फसल होती है वो ज़मीन से कुछ पोषक तत्व लेती है जी। और फसल का हम जो पैदावार लेने का टारगेट रखते हैं जी, उसके अनुसार फसल को उन पोषक तत्वों की हमें पूर्ति करनी होती है। जी। तो इन पोषक तत्वों को हम देसी खाद के माध्यम से, रासायनिक खादों के माध्यम से पूरा करते हैं। जी। तो जहाँ तक वर्तमान परिवेश है उसमें किसान भाई देसी खादों का प्रयोग काफ़ी कम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए रासायनिक खादों पे ही ज़्यादा निर्भर हो गए। तो इसमें जो रासायनिक खादों का प्रयोग भी असंतुलित मात्रा में हो रहा है जी। और आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है, जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय संस्तुति करते हैं जी, उस मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इसका अब सीधा जो दुष्परिणाम है हमारे पर्यावरण पे आ रहा है, हमारी ज़मीन पे आ रहा है और फसल उत्पादन पे भी आ रहा है। बिल्कुल तो सही करो प्रवीण जी आप, क्योंकि मिट्टी पे भी है और जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उस पे भी इसका असर देखने मिल रहा है, और जो हमारी हवा है वो भी प्रदूषित होने लग रही है। इसमें अगर हम छोटा सा उदाहरण लें, अगर गेहूं फसल की बात करें तो उसमें औसतन 23-24 क्विंटल की पैदावार लेने के लिए कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि 110 किलो यूरिया पर्याप्त है। लेकिन किसान भाई अमूमन लगभग 200 किलो तक भी यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा है। बिल्कुल। और यूरिया की उपयोग क्षमता खेतों में से हमारी फसल जो ग्रहण करती है यूरिया से नाइट्रोजन जी, तो अगर हम खेत में 100 किलो यूरिया डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल 35 किलो यूरिया का ही इस्तेमाल कर पाती है। तो जो 65 किलो यूरिया है जी, वो हमारी हवा में, हमारी ज़मीन में और हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। बिल्कुल। इसका अगर देखें तो यूरिया जो नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है, वो जो हम सिंचाई का पानी लगाते हैं उसके साथ नीचे चला जाता है और वो भूमिगत पानी में भी चला जाता है जी। तो वो नाइट्रेट भूमिगत पानी, पीने वाले पानी को भी प्रदूषित करता है। और यूरिया जो है फिर नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया गैस में परिवर्तित होता है जी, जो हमारे हवा को प्रदूषित करे। और हमारी ज़मीन में भी अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा है तो वो हमारे जो लाभदायक जीवाणु हैं, केंचुआ है और सूक्ष्म जीव है, जो ज़मीन का जैविक कार्बन है उसको भी प्रभावित करता है जी।
और प्रवीण जी, जिस तरह आप करेंगे, हमने उदाहरण लिया कि 65 किलो जो फालतू बच गई है, जी। तो उसका किसान भाई की जो जेब है उस पर भी बोझ पड़ेगा। हाँ, देखिए उस पे किसान भाई की जेब पे भी उसका असर आता है और सरकार की जेब पे भी बहुत बड़ा असर आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि एक बोरा यूरिया जमींदार को 266 रुपए में मिल रहा है, जी लेकिन उसकी ऊपर जो सब्सिडी है लगभग 1200 से 1300 रुपए की सब्सिडी तो जो हमारे देश में यूरिया बनता है उस पे है एक बोरे पे। हाँ और जो हम आयात करते हैं उस पे लगभग 4000 रुपए प्रति बोरे की सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी है पिछले साल। जी। तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि है जो हमारी वेस्ट चली जाती है। वेस्ट ही नहीं जा रही, उल्टे हमारे नुकसान कर रही है, पर्यावरण को नुकसान कर रही है, जमीन को भी नुकसान कर रही है। तो इसका विकल्प है नैनो यूरिया। हाँ, इस देखिए पिछले दशक में जो टेक्नोलॉजी ने विकास किया है जी, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी एक विकल्प के रूप में उभर के आई है और इफ्को ने इसमें एक नया उत्पाद दिया 2 साल पहले, नैनो यूरिया जी तरल के रूप में। जी। इसकी 500 ml की बोतल जी लगभग एक बोरे के बराबर कारगर है। अच्छा जी। हाँ जी, यानी कि 500 ml आधा लीटर की बोतल जो है जी एक बोरे के बराबर। बिल्कुल एक बोरे के बराबर है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। अगर किसान भाई उनको जी ध्यान रख के इसका इस्तेमाल करता है जी जी तो ये बिल्कुल एक बोरे के बराबर असरकारक है। और जो हम अपनी जमीन में यूरिया डाल रहे हैं उसकी मात्रा को हम आधा कर सकते हैं। जी। तो क्या किसान भाइयों ने जो है ध्यान रखना बातों का जब छिड़काव करना है? देखिए इसमें सबसे पहला तो हमारा यही ध्यान है कि जो हम यूरिया डाल रहे हैं ज़मीन में जी वो हमें कम करना है। जी हम इसमें ये नहीं कहते कि भाई आपने यूरिया बिल्कुल बंद करना है, नहीं। इसमें यूरिया की जो मात्रा हम अपनी फसल को दे रहे हैं वो हमें आधी करनी है। जी और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पहली डोज यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जो छिट्टे से डालते हैं हम जी वो ज़रूर देनी है। जी क्योंकि कुछ मात्रा जब बुआई करता है किसान, वो डीएपी के रूप में कुछ मात्रा नाइट्रोजन की फसल को चली जाती है। जी जी लेकिन उसके बाद जब आपकी फसल, अगर गेहूं की ही बात करें तो 20-25 दिन के बाद पहला यूरिया पहली सिंचाई के बाद किसान लगा देता है। जी तो वो पहला यूरिया हमें ज़रूर लगाना है। उसके बाद जब आपकी फसल 30-35 दिन की हो जाती है, उसमें फुटाव अच्छा शुरू हो जाता है, कल्ले बन रहे होते हैं, तो उस समय इसका पहला छिड़काव हम करें। इनकी जो फसल की बढ़वार का टाइम है, हाँ, तो जो फसल की बढ़वार का टाइम है तो वो एक उपयुक्त समय है इसकी इस्तेमाल करने का। और प्रवीण जी, इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हो छिड़काव है या किस तरह विधि थे, किस विधि थे हमने डालना? हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ छिड़काव के माध्यम से ही कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से। जी। पत्ते इसको अवशोषित करते हैं और जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो पत्ते की जो सतह है उसमें जो छिद्र होते हैं या उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। हाँ जी। और इसकी लगभग 90% तक इसको फसल ग्रहण कर लेती है। जी। इसमें जो मेन सावधानियां हमें रखनी है स्प्रे के समय, एक तो हमें पानी जो है बिल्कुल साफ और ताज़ा पानी हो स्प्रे के समय। जी। 125 लीटर पानी, यानी कि नैपसैक स्प्रेयर जो है 15 लीटर का होता है, उसकी लगभग 8 टंकियां हमें 1 एकड़ में लगानी है। और एक बोतल इस्तेमाल करनी? एक बोतल इस्तेमाल करनी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो बोतल का ढक्कन होता है वो 25 ml का होता है। जी। तो 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 2 से 3 ढक्कन हमें इस्तेमाल करने हैं। जी। तो इस्तेमाल करने से पहले ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक बर्तन में हम 8 लीटर है या 8 डब्बे हैं पानी, साफ पानी लें, उसमें उस बोतल को मिला लें जी। और फिर उसी अनुपात में, टंकियों के अनुपात में हम टंकी में उसका इस्तेमाल करें। जी। जैसे मान लिया 8 इससे में से एक टंकी में हम 1 डब्बा टंकी में डालते रहें। जी। इससे जो अनुपात है वो सही बना रहेगा। और है ना शुरुआत में कि भाई सही तरीके से डाला जावे तो 1 कट्टे के बराबर है। हाँ बिल्कुल, तो वो काम सही हो जाएगा। तो पहली तो इसमें ये होगी कि हमें सही अवस्था पे प्रयोग करना है। दूसरा, मात्रा जो लेनी है वो पानी की भी सही होनी चाहिए जी। और नैनो यूरिया की भी सही होनी चाहिए प्रति टंकी। और इसमें जो पानी ले रहे हैं वो पानी साफ होना चाहिए। जी। जैसे
हम ट्यूबवेल की ओस जो होती है अगर उससे पानी लेते हैं, कई बार वो साफ नहीं होता, उसमें कुछ मिट्टी के कण होते हैं, कुछ काई होती है, तो उससे उसकी जो प्रभावशीलता है उस पर फर्क पड़ता है जी। तो किसान भाई इसमें यह ध्यान रखें कि आप जब ट्यूबवेल चला के जो ताज़ा पानी निकलता है उससे स्प्रे करें। और प्रवीण जी, समय क्या है कि कोई इसका जैसे कई बार होता है शाम के समय छिड़काव करना है या सुबह करना है, तो कोई इसका निश्चित समय भी है? समय भी इसका देखिए, सुबह 11 बजे से पहले स्प्रे करें, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो 11 बजे से पहले स्प्रे कर लें, या फिर शाम को 4 बजे के बाद करें। दोपहर का समय हमें इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दोपहर के समय में अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो पत्तों पे स्प्रे किया तो वो जो सोल्यूशन है वो सूख जाएगा तुरंत जी, और उसको पत्ते में अवशोषित होने का समय नहीं मिल पाएगा। तो उसकी प्रभावशीलता अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि गर्मी में पानी तो उड़ जाएगा और दवाई सूख के रह जाएगी ऊपर जी। दूसरा, इसमें जब हम सुबह स्प्रे करते हैं तो उस पे ओस ना हो, यानी कि ओस सूख गई हो तो तब स्प्रे करें, क्योंकि अगर ओस में स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे है वो पत्तों से नीचे टपक के नीचे नीचे गिर जाएगा जी। और जो आपकी नोजल है वो फ्लैट फैन नोजल हो या कट नोजल हो जी। और स्प्रेयर आपका नैपसेक स्प्रेयर है 15 लीटर का होता है, तो उसमें आप अगर ढक्कन के हिसाब से ले रहे हैं तो 2 से 3 ढक्कन, और अगर पावर स्प्रेयर है जो 25 लीटर का टैंक होता है उसका, उसमें आप लगभग 4 से 5 ढक्कन डाल सकते हैं। प्रवीण जी, जो हम नैनो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लाभ क्या है? किसान भाइयों को क्या क्या इसके लाभ देखने को मिलेंगे इस्तेमाल के बाद? इस्तेमाल के बाद देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जो हम अपनी ज़मीन में रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, उससे हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य बना रहेगा जी। कम केमिकल जाएगा तो उसमें जो जैविक कार्बन है, जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, केंचुए हैं जी, वो एक अच्छी तरह से पनपेंगे, हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़ाएंगे जी जी। दूसरा, इसमें जो पर्यावरण है, पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा जी। और इसमें किसान का फायदा ये है कि उसकी पैदावार पे असर आएगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी, यानी कि प्रवीण जी पैदावार भी बढ़ेगी और पैसे की बचत होगी किसान भाई की, जो जरूरत से ज्यादा यूरिया पे और जो दूसरे उर्वरक उस पे खर्च कर रहा था वो उसकी जेब में बचे रहेंगे। पैदावार बढ़ने का भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। ज़्यादा यूरिया डालने से जो फसल नाइट्रोजन का अवशोषण करती है वो आवश्यकता से ज़्यादा करती है हाँ। और हमारी फसल जो दूसरे पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस है, पोटास है, उनका अवशोषण उतनी मात्रा में नहीं कर पाती जी। तो इसके स्प्रे से एक तो हमारी फसल के अंदर जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो संतुलित मात्रा में होगा जी। ये नैनो पार्टिकल हैं, जब ये फसल के अंदर जाते हैं तो साइंटिस्टों ने इसमें ये पाया है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो हमारी फसल में क्लोरोफिल है, हरापन है जी, उसकी मात्रा को बढ़ाने वाले एंजाइम्स हैं, उनकी मात्रा को ये बढ़ाता है, उनको एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को जी जी। और कुछ ऐसे जीन भी हैं जिनको ये एक्टिवेट करता है ताकि जो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ोतरी होती है जी। और इसी तरह जो नैनो डीएपी है उसका उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं जी। शुरुआत में जब हम बुआई करते हैं तो बीज शोधन के माध्यम से कर सकते हैं जी। इसमें 3 से 5 ml की मात्रा पर केजी बीज के हिसाब से शोधन कर सकते हैं। जैसे मान लिया गेहूं का ही हम बुआई की बात करें तो 40 से 45 किलो बीज लगता है उसमें जी। तो हम इसमें 5 ml पर केजी के हिसाब से लगभग 200 ml मात्रा को आवश्यकता अनुसार पानी में मिला लें जी। और फिर बीज पे अच्छी तरह छिट्टा दे के बीज में लगा दें, ताकि हाथ से अगर हम लगाते हैं बीज में तो हर बीज पे समान रूप से लग जाए जी। तो इसका फायदा ये होगा कि जो फसल का जमाव है वो बढ़ाएगा ये जी। और जो शुरुआत की जड़ों की बढ़वार है उसको संतुलित मात्रा में करेगा, जड़ों का विकास बढ़ेगा, साथ ही साथ जो फसल की फास्फोरस की जरूरत है उसको पूरा करेगा जी। इसके बाद फिर इसका एक स्प्रे हम फसल की जो 30 से 35 दिन की अवस्था है उस पे कर सकते हैं जी। तो हम डीएपी की मात्रा को भी 50% तक कम कर सकते हैं। अच्छा प्रवीण जी, इसके अलावा शोध में कुछ ऐसा भी है कि इसका कोई नुकसान भी है नैनो यूरिया का? नहीं, इसका देखिए ये बिल्कुल जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार शोध जी करके ही ये संस्तुति की गई है जी।
इसमें जो हमारे जमीन के जीवाणु हैं जी उन पे इसका असर देखा गया कि कहीं हमारे जो जमीन में लाभदायक जीवाणु उन पे तो कोई नेगेटिव या दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहा है। जी उसके बाद फिर इसके जो टेस्ट हुए हैं उसमें पानी में जो जीव हैं उन पे टेस्ट हुए हैं। अच्छा, उस पे भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया? किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इंसान पे भी इसके टेस्ट हुए हैं तो उन पे किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। उसके बाद ही इसको संस्तुत किया गया। इस तरह से ये बिल्कुल सेफ यानी कि सुरक्षित है, बिल्कुल जी। प्रवीण जी, आपने किसान भाइयों को नैनो यूरिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि किसान भाई भी जो है ज़्यादा अग्रसर होंगे नैनो यूरिया की तरफ। धन्यवाद। तो भाइयों, ये तो ली जानकारी नैनो यूरिया के लाभ पे। और ये बात करें भाइयों कल के खेती बाड़ी से जुड़े कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे गेहूं फसल में लगने वाले सूक्ष्म कृमियों की पहचान और उनकी रोकथाम पर। और साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी मोटे अनाज और उनके महत्व पर। किसान भाइयों, अगर किसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या है, फसल में कोई नुकसान हो रहा है या किसी तरह का दिक्कत बीमारी है या कोई जानकारी लेनी है खेती बाड़ी से संबंधित, तो किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके जो है किसी भी समय किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। उड़ जमुना जी के तीर राम की सो मत भरण गई थी नीर राम की सो। हाँ जमुना जी के तीर राम की सो मत भरण गई थी नीर राम की सो। जमुना जी के तीर राम की बोली घाट पर एरी घाट पर झमेला हो गया, कट्ठे हो गए नर नारी, गाली दे के श्यामी हो गया घेर ले पनियारी। आगे आगे कृष्ण चला पछे पछे हम सारी, आगे आगे कृष्ण चला पछे पछे हम सारी। एरी री 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 उड़ा देख मुर्दियों रे वीर राम की सो। आए जमुना जी के तीर राम की सो मैं तो भरण गई थी नीर राम की सो। जमुना जी के तीर राम की सो। फोड़ कने मटकी मारी बाज गया नंद लाल। 20 बुलाने दिए करया नहीं कुछ ख्याल है। गागर के है छींट लगी है बीज गया कंद लाल। गागर के छींट लगी बीज गया कंद लाल। री 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 उड़लते झीरम झीर राम की सो। जमुना जी के तीर राम की सो मैं तो भरण गई थी नीर राम की सो। जमुना जी के तीर राम की सो। कृष्ण ने रोक लिए न तो मोटा चारा हो जाएगा। इब कह मटकी फूट गई तो घना पुआड़ा हो जाएगा। जय घर क्या न जान पाट की तो जी ने खाड़ा हो जाएगा। जय घर क्या न जान पाट की तो जी ने खाड़ा हो जाएगा। ए री 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 क्यों मेरी मान सिंह ते बूझ लिए तेरे मन की चाही हो जाएगी। लक्ष्मी चंद
जागी, मांगे राम ते पूजेगी ते तुरंत लड़ाई हो जागी, मांगे राम ते पूजेगी ते तुरंत लड़ाई हो जागी। री 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 मरना सजा नसीर राम की सो, हाँ जमुना जी के तीर राम की सो। हेरी री मत भरण गई थी नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। और भाइयों इवलेवा जानकारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी जो अनिवार्य रबी फसल हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य इनकी MSP में जो बढ़ोतरी है उसकी मंजूरी दे दी है। और इसमें जो बढ़ोतरी है वो है गेहूं में जो 2023-24 में मूल्य था वो था 2125 रुपये, और भाई 2024-25 खातर बढ़ा के हो गया है 2275 रुपये, यानी कि 150 रुपये प्रति क्विंटल की इसमें बढ़ोतरी करी है। और भाइयों जो 1735 रुपये थी अब वो बढ़ कर होगी भाइयों 1850 रुपये, और इसमें जो बढ़ोतरी है वो है 115 रुपये की। इसी तरह भाइयों जो चना है वो था 5335 रुपये, इसमें बढ़ोतरी करके जो इसमें समर्थन मूल्य बढ़ा है वो है 5440 रुपये, यानी कि 105 रुपये प्रति क्विंटल जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। और भाइयों दाल खासकर जो मसूर है उसमें बढ़ोतरी हुई है भाइयों 425 रुपये की, इनकी जो पहले 6000 रुपये प्रति क्विंटल था वो 6425 रुपये प्रति क्विंटल है। और रेप सीड और जो सरसों है इसकी जो वर्तमान मूल्य कीमत थी वो थी 5450 रुपये, और इसमें बढ़ोतरी करके अब इसकी जो समर्थन मूल्य बढ़ाकर हो गया है 5650 रुपये, और इसमें जो बढ़ोतरी है वो 200 रुपये प्रति क्विंटल। इसी तरह भाइयों जो कुसुम है उसकी समर्थन मूल्य था 5650 रुपये जो कि बढ़ाकर हो गया है 5800 रुपये, और इसमें जो बढ़ोतरी है वो है 150 रुपये प्रति क्विंटल। और भाइयों ये चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत पत्तेदार सब्जी मेथी की बिजाई पर। किसान भाइयों, मेथी एक दलनी फसल है और ख़ास तौर पर जो पशुओं का आहार है और जो चारा है उस खातिर यह उगाई जावा है, और साथ ही साथ भाइयों इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही जो हमारा पाचन तंत्र है उसने भी यह बढ़िया रखा है। इसके अलावा जो हरी सब्जी है साथ साथ इसके जो बीज हैं वो भी मसाले के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात करें भाइयों मेथी की किस्म की तो HM 65 यह जो किस्म है इसकी पत्तियों के रंग हरा है और इसके जो किनारे हैं वो भी हरे रंग के हैं, साथ ही जो इसका बीज है वो मोटा और पीले रंग का वो है। और भाइयों इसमें जो सफ़ेद चूर्णी रोग है उस खातर भी सहनशीलता ज़्यादा है, और यह जो फसल है वो 135 दिन में पक कर तैयार हो जाए। और साथ ही भाइयों जो औसत बीज की पैदावार है वो लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ किसान भाइयों ने मिल जाए, और इस किस्म तय लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा भी किसान भाई ले सके हैं। बात करें मिट्टी की तो मेथी की पैदावार खातर दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, और साथ ही भाइयों इसकी जो खेती है उसका सबसे बढ़िया मानी जावा है। और वैसे तो किसान भाई जो है रेतीली दोमट मिट्टी है उसमें भी इसकी फसल ले सके हैं, लेकिन पानी के ठहराव वाली जो लवणीय मिट्टी है अगर इस तरह की खेत है तो उसमें इसकी खेती ना करें। और भाइयों जो है मेथी खातर खेत की जो हमने तैयारी करनी है, पहला तो भाइयों पलेवा करने से पहले खेत की जो है गहरी जुताई जरूर कर लें, और पलेवा करने के बाद जब खेत बत्तर में आ जाए तो 2 सीधी और 1 जो है आड़ी जुताई जरूर करें। और हर एक जुताई के बाद भाइयों खेत में सुहागा लगावें, और गहरी जुताई करने तक खेत की जो मिट्टी है उसमें हवा का जो संचरण है इसमें अंदर तक जाना है वो संभव हो पावा, जिससे जो जड़ है उसका विकास में बड़ी तेज़ी से मदद मिला है। साथ ही भाइयों बात करें बीज की मात्रा हमने कितनी लेनी है, बिजाई का सही समय क्या है और किस ढंग से हमने बिजाई करनी है, तो जो मध्यम किस्म की जो ज़मीन है उस खातर 8 किलोग्राम, और जो हल्की ज़मीन है उस खातर 6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में शुरू करके नवंबर के जो पहला हफ्ता है उस तक जो है बावल क्षेत्र वाले, और 20 नवंबर तक 10 दिसंबर तक जो है हिसार क्षेत्र वाले जो है इसकी बिजाई कर सके हैं। और बिजाई भाइयों पोरा भी देता है कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और बात करें भाइयों उर्वरक की तो जो खाद है वो मिट्टी परीक्षण करवा कर ही
खेत में डालना है, यानी कि पहला जो है मिट्टी की जांच करवाना है और मिट्टी की जांच करवा के भाइयों खेत में जो है खाद डालना है। और साधारण दशा में अगर बात करें तो 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ की बिजाई तय पहला और बिजाई के समय जो है ड्रिल करें। और बिजाई के भाइयों 30 से 35 दिन के बाद पहली निराई करें और यदि ज़रूरत पड़े तो भाइयों दूसरी निराई जो है पहले पानी के बाद ज़रूर करें। इस तरह भाइयों खेत में जो खड़े खरपतवार हैं उस पर नियंत्रण हो जाएगा और साथ ही साथ भाइयों खेत में जो नमी है उसका भी संरक्षण होगा। और जो सिंचाई है, यदि जाड़े के दिनों में भाइयों बारिश ना हो तो 1-2 सिंचाई जो है ज़रूरत के हिसाब से बिजाई के लगभग 45 दिन बाद और 85 दिन के बाद ज़रूर करें। और किसान भाइयों बिजाई के लगभग 135 से 145 दिन के अंदर अंदर जो है फसल पक कर तैयार हो जाए और जो पकी हुई फली हैं उन तक दाने निकालना है और उन्हें खेत में ना गिरने देवें। और बात करें बीमारियां की तो जो सफ़ेद रंग का जो फफूंद है और उसके जो धब्बे के रूप में उसकी पत्ती हैं, तने और जो फड़ी हैं उनमें फूल आने पर और इस तरह की अगर कोई दशा दिखाई दे हुआ है तो इससे जो है फसल की उपज हमारी घट जाए। तो उसके नियंत्रण खातर भाइयों 0.2% सल्फेक्स या भाइयों 0.1% कैराथीन दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूर करें। और ध्यान रखें कि घोल का जो है पौधे पर अच्छी तरह से छिड़काव हुआ ताकि जो ये बीमारी है उन पर हम नियंत्रण पा सकें। ये तो बात करी भाइयों मेथी की बिजाई पे। और साथ साथ भाइयों अब जानकारी ले लें जैविक खाद के बारे में। देखो भाइयों उर्वरकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का, तो उन रासायनिक उर्वरकों का जो विकल्प है वो है जैविक खाद। और जैविक खाद का हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसकी भी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, उसकी भौतिक दशा बढ़ेगी, सुधरेगी। और साथ ही साथ भाइयों जो हमारा जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसकी भी शुद्धता बनी रहेगी, साथ ही जो हवा है वो भी हमारी शुद्ध बनी रहेगी। तो इससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ हमने बढ़ना है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।